जिंदगी में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। जैसे पहली बार किसी डर से सामना होना या पहली बार कुछ खोने का वो एहसास। इन अनुभवों से बचा तो जा नहीं सकता। तो सवाल ये है कि ये हमें सिखाते क्या हैं? आज हम कुछ कहानियों के जरिए इसी सच को थोड़ा और करीब से जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस एक लाइन से। सोचिए जरा, ये लाइन अपने आप में असफलता का वो गहरा डर समेटे हुए है। वो डर जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है ना? वो वाला फील जब लगता है कि यार ये काम तो हमसे हो ही नहीं पाएगा। तो कहानी हमें ले जाती है एक चट्टान के बिल्कुल किनारे पर। यहाँ पर एक छोटा सा सीगल है, एकदम अकेला। उसका पूरा परिवार वो तो उड़कर जा चुका है और ये बेचारा उड़ने के ख्याल से ही कांप रहा है। जरा सोचिए उस नन्हे सी सीगल की हालत। डर ने उसे मानो पैरालाइज्ड कर दिया हो, उसे जकड़ लिया है। कमाल की बात तो ये है कि उसके भाई बहन जिनके पंख उससे भी छोटे थे वो सब उड़ गए, लेकिन ये अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा है। और तो और माँ बाप का गुस्सा, भूख का डर कुछ भी काम नहीं कर रहा। वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा। तो अब कहानी में आता है एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। अब लड़ाई सिर्फ अंदर के डर से नहीं है, अब एक बाहरी जरूरत मतलब भूख सामने आकर खड़ी हो गई है। और सच कहूं तो कभी-कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें ऐसे ही एक पुश की, एक धक्के की जरूरत पड़ती है। अब जरा माँ की स्ट्रैटेजी देखिए, कितनी ब्रिलियंट है। वो जानबूझकर उसे ललचाती है। माँ को पता है कि भूख का जो इंस्टिंक्ट है वो डर पर भारी पड़ेगा, और होता भी यही है। जैसे ही वो नन्हा सीगल मछली के लिए झपटता है वो नीचे गिरता है, लेकिन ठीक उसी पल उसकी बॉडी वही करती है जिसके लिए वो बनी है। वो उड़ने लगता है। ये है डर पर इंस्टिंक्ट की जीत। और बस यही तो है वो मैजिकल मोमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार उसने उड़ान भर ली तो सारा डर जैसे हवा हो गया। उड़ना उसके लिए इतना नेचुरल हो गया, इतना सेकंड नेचर, कि उसे ये याद तक नहीं रहा कि अरे कुछ देर पहले तो मैं इसी चीज से डर के मारे कांप रहा था। चलिए अब एक कहानी से दूसरी कहानी पर चलते हैं। ये भी डर की ही कहानी है, लेकिन इस बार डर अंदर का नहीं बल्कि बाहर का है। एक भयंकर तूफान का जो आसमान में घिरा हुआ है, और एक ऐसी सिचुएशन है जहां टेक्नोलॉजी और किस्मत दोनों ने ही साथ छोड़ दिया है। ये जो कंपैरिजन है ना, ये कमाल का है। देखिए, एक तरफ सब कुछ परफेक्ट, साफ आसमान, आसान सी उड़ान, और फिर दूसरी तरफ काले पहाड़ों जैसे बादल और सारे इंस्ट्रूमेंट्स डेड। एक झटके में सब कुछ बदल गया। ये दिखाता है कि कैसे एक पल में सिचुएशन हाथ से निकल सकती है। अब वो पायलट पूरी तरह अकेला है, बेबस है। और ठीक तभी इस अंधेरे और निराशा के बीच एक उम्मीद की किरण दिखती है। एक अजीब रहस्यमयी काला हवाई जहाज जिसकी पंखों पर कोई लाइट नहीं है। उसका पायलट बस हाथ हिलाकर एक इशारा करता है, फॉलो मी। हमारे पायलट को लगता है कि चलो कोई तो है, कोई फरिश्ता है जो उसकी मदद करने आया है। लेकिन कहानी का जो एंड है वो बहुत ही मिस्टीरियस है। पायलट सेफली लैंड कर जाता है, पर जैसे ही वो अपने उस मददगार को शुक्रिया कहने के लिए मुड़ता है तो देखता है कि आसमान बिल्कुल खाली है, कोई नहीं है वहाँ। और तो और जब वो कंट्रोल टावर में पूछता है तो वहाँ की महिला कहती है कि रेडार पर तो उसके प्लेन के सिवा कोई दूसरा जहाज था ही नहीं। ये सवाल एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे हमारा इंस्टिंक्ट या कोई मिस्टीरियस हेल्प हमें मुश्किल से निकाल सकती है। पर तब क्या हो जब खतरा सामने हो और हम पूरी तरह हेल्पलेस हों, कुछ भी ना कर सकें? कभी-कभी ऐसी सिचुएशन में सबसे अजीब हथियार काम आता है, और वो है ह्यूमर। जी हाँ, हास्य। जरा हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कविता का ये पहला एग्जाम्पल देखिए। लॉजिक कितना मजेदार और डार्क है कि भाई आप जानवर को तब पहचानेंगे जब आप लगभग मर ही रहे होंगे। ये एक तरीका है उस खतरनाक सिचुएशन की गंभीरता को ह्यूमर में बदलने का। और ये पैटर्न कविता में आगे भी चलता है। एक और एग्जाम्पल देखिए। यहाँ भी पहचान का तरीका जानलेवा ही है। कहते हैं कि दर्द में चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तेंदुआ तो आप पर बार बार छलांग लगाता ही रहेगा। तो बेसिकली इस कविता का कोर आइडिया यही है कि जब सिचुएशन इतनी डरावनी हो, इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो, तो कभी कभी उस पे हंस देना ही एक ऑप्शन बचता है।
ये उस सिचुएशन की अब्सर्डिटी को, उसके बेतुकेपन को एक्सेप्ट करने जैसा है और एक तरह से डर पर मेंटल विक्ट्री पाने जैसा है। तो फिजिकल डेंजर से अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी आखिरी और शायद सबसे डीप, सबसे फिलोसॉफिकल चैलेंज की तरफ, और वो है लॉस को समझना, किसी चीज को खोने के एहसास को समझना और उसे एक्सेप्ट करना। ये जो लाइन है द बॉल पोम से, गेंद पानी में है, ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत गहरी है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे बदला नहीं जा सकता। व्हाट्स लॉस्ट इज लॉस्ट, जो गया सो गया। और यहीं से एक बहुत ही सीरियस और रिफ्लेक्टिव टोन सेट हो जाता है। यहाँ पर समझना जरूरी है कि लड़के का जो दुख है वो सिर्फ एक गेंद के लिए नहीं है। वो गेंद तो एक सिंबल है, उसके बचपन का, उसकी यादों का। असल में उस गेंद के साथ उसका अपना एक हिस्सा, उसकी मासूमियत का एक हिस्सा उस पानी में खो गया है। और यही इस कविता का सेंट्रल आइडिया है कि इस नुकसान की भरपाई पैसे से नहीं हो सकती। आप दूसरी गेंद खरीद सकते हैं पर वो यादें वापस नहीं ला सकते। ये जिम्मेदारी का पहला पार्ट है इस दुनिया का, जहां हम चीजों को अपना कहते हैं और सीखते हैं कि कुछ चीजें बस खो जाती हैं हमेशा के लिए। इसी चीज को कविता में एक भारी भरकम शब्द दिया गया है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है पहली बार ये समझना कि किसी चीज को खोने का असली मतलब क्या है। ये कोई थ्योरी नहीं है जो किताबों में पढ़ ली जाए, नहीं, ये एक लाइफ लेसन है जो सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आता है। तो आखिर में वो लड़का सीख क्या रहा है? वो अपनी पहली जिम्मेदारी महसूस कर रहा है। वो ये सीख रहा है कि नुकसान के बाद, उस दुख के बाद वापस कैसे खड़ा होना है। और ये एक ऐसा सबक है जो हम सबको कभी ना कभी अपनी जिंदगी में सीखना ही पड़ता है। तो आखिर में सवाल यही है कि इन सभी अनुभवों से, पहली उड़ान से, पहले तूफान से या पहले नुकसान से कोई सीखता क्या है? ये सब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे वो डर पर काबू पाना हो, किसी अनजानी मदद को एक्सेप्ट करना हो या फिर नुकसान को स्वीकार करना हो। असल में यही वो पल हैं जो हमें बनाते हैं, हमें गढ़ते हैं और हमें जिंदगी की उन सच्चाइयों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता।